मैं आपका LBS स्कूल भादरा के LMS प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मेरा नाम है मोहम्मद सलीम कुरैशी और मैं हूं आपके विज्ञान का टीचर। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका जो नया सिलेबस लगा है उस सिलेबस में लगभग 15 चैप्टर है। 15 चैप्टर में शुरुआत के जो चैप्टर है वो आपके केमिस्ट्री के हैं। कई बच्चों को केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। हम एक एक चीज़ को 2-2, 3-3 बार रिपीट करेंगे अच्छे से। ओके, हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं है कि YouTube पे वीडियो डालें और एक ही बात को हम 2 या 3 बार रिपीट करें। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ LMS के द्वारा, उन बच्चों को ये समझ में आना चाहिए। इज़ दैट क्लियर? क्योंकि कई बार होता है कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो इन केस ऑफ जब आप मेरे सामने होते हैं तो हम लोग उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो में उतना हम डिस्कस नहीं कर सकते, तो मैं ये सोचता हूँ कि आपको ये अच्छे से अच्छे बताऊँ। तो आज हम जो पाठ नंबर 3 शुरू करने वाले हैं, आप ये मान लीजिए केमिस्ट्री में ये रीढ़ की हड्डी है, यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। क्योंकि हम जब बोलते हैं ना पदार्थ, तो पदार्थ की जब भी बात आएगी तो वो छोटे से कण से मिलकर बड़ा होगा। इसलिए आज का हमारा जो चैप्टर है वो है परमाणु एवं अणु। देखिए, सबसे पहले जो आपका पहला चैप्टर है उसमें सबसे पहली डेफिनेशन यही दी हुई है, पहली परिभाषा यही दी हुई है कि पदार्थ क्या है, कि वह सब कुछ पदार्थ है, वह सब कुछ पदार्थ है जो एक निश्चित, जिसका द्रव्यमान होता है और एक निश्चित स्थान घेरती है। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, पदार्थ वो है जो एक निश्चित द्रव्यमान वाला होता है और जो एक पर्टिकुलर स्थान घेरता हो। जैसे कि मेरे हाथ में ये चौक है, ये भी पदार्थ है। इवन मैंने ये जो घड़ी पहन रखी है ये भी एक पदार्थ है। तो एवरीथिंग, इवन मैं जिस मोबाइल पे आपको पढ़ा रहा हूँ वो भी एक पदार्थ है, जो मेरे पास बुक है वो भी एक पदार्थ है, जो ये आपका जो मोबाइल का जो मैंने यूज़ कर रखा है ये स्टैंड, ये भी एक पदार्थ है, ये बोर्ड भी एक पदार्थ है। तो एवरीथिंग, हमारे आसपास दिखाई देने वाली जो प्रत्येक वस्तु वो क्या है, पदार्थ है। तो बात ये आती है कि ये जो पदार्थ होते हैं, ये पदार्थ आखिर किससे बने हैं। तो शुरुआत में कुछ वैज्ञानिकों के क्या थे, मत थे, जिन्हें हम बोल सकते हैं उनकी फिलॉसफी थी, उनके दार्शनिक मत थे। ये आप ये कह सकते हो जैसे कि एक बहुत अच्छा ज्ञानी व्यक्ति होता है जो हमें धर्म के बारे में या हर चीज़ के बारे में बताता है, जबकि उसने किसी चीज़ को देखा नहीं है, उसने सुना है और उस बेस पे वो अपनी थ्योरी बताता है कि आप गलत काम मत करो, ये मत करो, वो, उस चीज़ को हम फिलॉसफी बोलते हैं। तो सबसे पहले जो परमाणु के बारे में जो बताया गया था वो बताया गया था महर्षि कणाद। कुछ बुक में आपको कणाद देखने को मिलता है, कुछ बुक में ऐसे भी देखने को मिलता है आपको, और कुछ बुक में आपको ऐसे भी देखने को मिलता है। एक्चुअली इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसको रीड किया जाए तो हम किसी भी तरीके से बोल सकते हैं महर्षि या महर्षि कणाद। ये हमारे भारतीय दार्शनिक थे जिन्होंने ये कहा कि अगर किसी पदार्थ को हम लगातार विभाजित करते जाते हैं तो हम अंत में एक ऐसे अविभाज्य कण पर पहुंचते हैं, अविभाज्य कण पर पहुंचते हैं। उसे नाम दिया गया था कण, पार्टिकल। ओके, जो दिया गया था इनके नाम के रिस्पेक्ट में रखा गया था कि महर्षि कणाद जो है, इसलिए उनको कण कह दिया गया उस समय, सबसे पहले बताया। उसके बाद एक दूसरे भारतीय दार्शनिक हुए जिनका नाम था पाकुधा कातायाम। इन्होंने भी इसे कण कहा। और ठीक उसी समय ग्रीक दार्शनिक थे, ठीक उसी समय कौन से दार्शनिक थे, ग्रीक दार्शनिक थे। और वो ग्रीक दार्शनिक कौन थे, एक थे डेमोक्रिटस और दूसरे थे ल्यूसिपस। ओके गाइस, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने भी इसी थ्योरी को, इसी फिलॉसफी को आगे बढ़ाते हुए उस कण को एक स्पेशल नाम दिया, एटम। ओके, और ये जो एटम शब्द था वो लिया गया था ग्रीक भाषा से ही। किस भाषा से लिया गया था, ग्रीक भाषा से लिया गया था। और वो ग्रीक भाषा में शब्द क्या था, वो शब्द था एटोमिया। तो आपसे ये पूछ सकता है कोई भी
कि एटम शब्द जो है वह किस भाषा का शब्द है, वह कहाँ से लिया गया है। तो आप लिख सकते हो एटम जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है जो बना है एटोमिया से। और एटोमिया का मतलब क्या है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, उस कण को क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। यानी कि महर्षि कणाद वाली ही फिलॉसफी को अगर ध्यान में रखें तो कहा जाता है कि पदार्थ को अगर आप लगातार विभाजित करते जाते हो, पदार्थ को आप लगातार विभाजित करते जाते हो तो अंत में आप ऐसे पॉइंट पे पहुंचोगे जिसे विभाजित करना क्या है, नामुमकिन है। और उसी छोटे से छोटे कण को कहा गया कण या परमाणु या एटम। आई बात समझ में। लेकिन ये जो भी अब तक ये जो बताया गया था इस समय तक, ये सब केवल और केवल एक दार्शनिक मत थे, इनका प्रैक्टिकली कोई एविडेंस नहीं था। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये उस पदार्थ के छोटे से छोटे कण के बारे में जानने की एक शुरुआत थी। और इसी शुरुआत में जब ये देखा गया कि कोई भी पदार्थ है उसका एक कॉम्बिनेशन होता है, एक संयोजन होता है, ठीक है। तो वो कॉम्बिनेशन कैसा होता है, जैसे कि परमाणु और परमाणु जब जुड़ते हैं तो अणु का निर्माण होता है। जैसे कि एक तो होता है हाइड्रोजन एटम बोलते हैं हम लोग, ओके। और जब हम लिखते हैं तो इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि हाइड्रोजन एटम ने हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर हाइड्रोजन का क्या बना दिया, अणु बना दिया, ठीक है। तो ये एटम है, वो एटम से कैसे कंबाइन हो रहे हैं, और ये जब आपस में जब इनको मिलाया जाता है, जैसे दो पदार्थों को मिला दिया जाए, यहाँ पदार्थ की बात हो रही है तो पदार्थ क्या छोटे से छोटे कण से मिलकर बना है, तो दो पदार्थों को जब मिला दिया जाए तो मिलाने पर क्या होगा कि नया पदार्थ बनेगा। तो उसके संगठन पे कोई प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, यानी कि कह सकते हैं इन सब के बारे में जानने के लिए कुछ नियम दिए गए, और वो नियम कहलाए रासायनिक संयोजन के नियम। वो नियम क्या कहलाए, रासायनिक संयोजन के नियम। इज दैट क्लियर। तो देखिए रासायनिक संयोजन के जो नियम हैं वो 3 हैं, लेकिन हमें अभी 2 ही पढ़ने हैं, क्योंकि तीसरा जो नियम है वो जब आप 11वीं या 12वीं में जब साइंस लेते हो और आपको डीपली स्टडी करनी है तब आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है रासायनिक संयोजन के नियम। और रासायनिक संयोजन के जो नियम हैं वो पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। दोबारा बोलना चाहूँगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। ओके गाइस, ये जो नियम थे रासायनिक संयोजन के नियम, ये दिए गए थे लेवाइजिए, यानी इनका नाम था एंटोन लेवाइजिए, और दूसरे थे जोसेफ प्राउस्ट। इन दोनों ने रासायनिक संयोजन के नियमों को आगे बढ़ाया, जिससे कहीं ना कहीं हमें ये पता चला कि अलग अलग पदार्थ जो होते हैं वो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और उनके जो रासायनिक गुण धर्म होते हैं वो भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक ही प्रकार के पदार्थ जो होते हैं उसमें जो परमाणु होते हैं उनके गुण समान होते हैं। तो उनको समझाने के लिए रासायनिक संयोजन के नियम दिए गए थे। तो आपसे कोई पूछ सकता है रासायनिक संयोजन के नियम कौन कौन से हैं, तो आप बता देना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ना चाहेंगे पहला नियम, शुरुआत करते हैं हम लोग। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए ये नियम को स्टडी किया गया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया था, और ये लेवाइजिए के द्वारा किया गया था। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या है
कि पदार्थ जो है, पदार्थ को ना तो सर्जन किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मैं रिपीट करता हूँ, पदार्थ को ना तो सर्जन किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यहाँ जो पदार्थ हैं, पदार्थ की मैं शुरू में बता चुका हूँ कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और वो छोटे छोटे कण कहलाते हैं परमाणु। तो सीधी बात की जाए तो परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उसे बनाया जा सकता है। तो इस नियम को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो क्रिया कारक होते हैं और अभिक्रिया होने के बाद जो बनने वाला उत्पाद होता है, उन दोनों का जो द्रव्यमान है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है। यानी कि अभिक्रिया में क्रिया कारक व क्रियाफल दोनों का द्रव्यमान संरक्षित रहता है। यानी कि द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि रिएक्टेंट का जो कुल मास होगा वो प्रोडक्ट के कुल मास के क्या होगा, बराबर होगा। इसे ही कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव है, आपको बता देता हूँ कि एक बीकर लिया गया और उस बीकर में एक विलियन डाला गया। ओके गाइस, एक बीकर लिया गया और उस बीकर में क्या डाला गया, एक विलियन डाला गया। विलियन कुछ भी हो सकता है, आप ये समझ लीजिए वो विलियन x था और उस x का जो मास था वो x डैश था। और इसी बीकर के अंदर एक परखनली को डाला गया, जिस परखनली के अंदर भी क्या था, विलियन भरा हुआ था और वो विलियन y था और उसका मास भी क्या था, y था। इस परखनली को इस बीकर के अंदर इस तरीके से डाला गया कि इस परखनली का जो विलियन है वो इससे ना मिले। तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास यहाँ पर दो क्रिया कारक हो गए, एक x हो गया और एक y हो गया, जिनके बीच में अभी तक क्रिया नहीं हुई है। जब दोनों का मास देखा गया और मान लीजिए दोनों का मास जो था वो आया z, यानी इसका मास और इसका मास टोटल करके टोटल मास देखा गया तो वो आया z। फिर क्या किया गया, इस टेस्ट ट्यूब को खोल दिया गया यहाँ से। इस टेस्ट ट्यूब को खोलने पर क्या हुआ, इस टेस्ट ट्यूब को खोलने पर कुछ इस तरीके से हुआ कि पहले से जो विलियन इसमें था यानी कि x, और अब परखनली को भी इसमें खोल दिया गया तो परखनली वाला विलियन भी कहाँ गया, इस विलियन में आ गया यानी कि y। और रिएक्शन से पहले जब इनका मास देखा गया था, मान लीजिए वो z आया, और उसके बाद जब ये रिएक्शन कर चुके हैं इसके बाद इनका मास देखा गया तब भी z आया। तो इसका मतलब क्या था कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद इन दोनों का मास क्या रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल आप और देख लीजिए, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है। ये किसका फॉर्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट। लिसन गाइस, हम 9th में फॉर्मूला बनाना भी सीखेंगे कि फॉर्मूलों कैसे बनाए जाते हैं। उससे पहले हमें बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें देखनी है, इसलिए आपको प्रत्येक पार्ट ध्यान से देखना होगा। अभी तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, गर्म का निशान ये है हीट करना। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, गर्म करने पर क्या होता है, बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड।
वैसे तो मैं इसका डायरेक्ट लिख सकता हूँ भाई, इसका जो टोटल मास था वो 100 ग्राम था, ठीक है। तो जब ये टूटे तो इसका जो टोटल मास आया वो 56 ग्राम आया और इसका आया 44 ग्राम, ठीक है। ये तो आप बुक से भी देख सकते हो, लेकिन आया कैसे देखिए, ये चीज़ें बहुत आगे जाके हुई थी जब हमें इसके बारे में पता चला था कि एटॉमिक नंबर भी होता है, परमाणु द्रव्यमान जिसको परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। ये सारी बातें हम आगे पढ़ेंगे जब परमाणु की संरचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इज़ दैट क्लियर? तो अभी हम केवल ये देख रहे हैं कि क्या द्रव्यमान सुरक्षित रहता है कि नहीं रहता जब भी कोई पदार्थ रिएक्शन करता है। देखिए इसका 40, इसका 12 और इसका 48, ये जोड़ोगे टोटल 100 आएगा। इसका 40 और इसका 16 जोड़ोगे तो 56 बन जाएगा। इसका 12 और इसका 32 जोड़ोगे तो 44 बन जाएगा। आप एक बार इस पे दिमाग मत लगाइए, आप ये देखिए कि कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम है। जब हम इसे गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो 56 ग्राम बना और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना, 44 ग्राम बना। आपको लग रहा है कि एक यौगिक था वो 2 टुकड़े हो गए, 2 छोटे यौगिक बन गए, लेकिन दोनों यौगिकों का जब जोड़ करते हैं तो वो कितना आता है, 100 ग्राम। तो आप गौर से देखिए कि 100 ग्राम तो क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट, और 100 ग्राम ही क्या आया है, इन दोनों का जोड़ आया है। इसका मतलब ये है कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद क्या रहता है, प्रत्येक पदार्थ का या रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का जो द्रव्यमान है वो संरक्षित रहता है। इसीलिए तो हमने कहा ना सर्जन होता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। आई रिपीट, ना सर्जन होता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। अगर मान लीजिए हम इसको गर्म कर रहे थे और अगर किसी भी एक भी अणु या परमाणु का इसमें क्या होता, नष्ट हो जाता, तो शायद हमें यहाँ पर 100 ग्राम नहीं मिलता, और 100 ग्राम नहीं मिलता तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम शायद सिद्ध नहीं हो पाता। लेकिन द्रव्यमान संरक्षण का नियम देखा गया तो यही देखा गया था कि कोई भी पदार्थ है वो क्रिया करने से पहले और क्रिया करने के बाद चाहे उसमें कोई भी चेंजमेंट आ जाए, लेकिन उसके द्रव्यमान के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं आता। ठीक है, अब मैं आपके लिए एक सैम्पल प्रॉब्लम लिख रहा हूँ, पहले आप ये नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 36 पे, आपके पास जो बुक है उस पर आप देखना, रीड करना क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि अब की बार जो आपकी बुक लगी है ना उसमें बीच बीच में क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अभी जो मैंने आपको अभी बताया है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि किसी भी अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान क्या रहता है, संरक्षित रहता है, पदार्थ का या परमाणु का। तो देखिए आप इसमें गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट व 6 ग्राम एसिटिक एसिड क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। चलो आपकी बुक में हिंदी में लिखा हुआ होगा, मैं इसको इसके अणुसूत्र के रूप में लिख देता हूँ एक बार के लिए। मैंने कहा आपको मैं अणुसूत्र बनाना सिखाऊंगा इसी चैप्टर में, लास्ट पार्ट है। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला ये है, कैसे बना हम डिस्कस करेंगे बाद में। और एसिटिक एसिड CH3COOH, और इसे एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, ध्यान रखना। कुछ लोग इसको ग्लेशियर एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, CH3COONA। कैसे बना हम बताएंगे, इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि ये मैंने क्या लिख दिया, बोल रहा हूँ मैं हिंदी में, लिख रहा हूँ ऐसे, तो ये सब आपको आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता भी होती है, तो हम इसको एक बार संतुलन के ऊपर नहीं देख रहे हैं, हम केवल ये देख रहे हैं कि क्या लिखा है इसमें। ये लिखा है सोडियम कार्बोनेट के कितने 5.3 ग्राम, एसिटिक एसिड कितना 6 ग्राम, सोडियम एसीटेट कितना बनता है 8.2 ग्राम, जल कितना है 0.9 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 2.2 ग्राम। ठीक है, लिखने के लिए तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हो ऐसे कि क्रिया कारकों का कुल मास, क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान, गौर से देखिए
क्रिया कारक कौन होते हैं? आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्रिया कारक कहते हैं। और जब क्रिया पूरी हो जाती है तो बनने वाले जो नए पदार्थ होते हैं उन्हें क्रियाफल या उत्पाद कहा जाता है। कोई टीचर आपको पढ़ाता है तो वो ये बोलता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो ये रिएक्टेंट हो गए, प्रोडक्ट हो गया। तो क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान, क्रिया कारक आपके ये हैं, टोटल करके देखो रफ नोटबुक में 5.3 और 6.0 को जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका? 11.3 ग्राम आएगा, जोड़ लेना आप। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट देखिए, क्रियाफल या इसे मैं लिखूं उत्पाद, उत्पाद का कुल द्रव्यमान। तो आपको तीनों को जोड़ना है। कुछ बच्चों को जोड़ भी नहीं आता, मुझे पता है, गड़बड़ कर देते हैं। मैं जोड़ के बता देता हूँ आपको। इधर देखो, ये है 8.2, ये है 0.9 और ये है 2.2। जोड़ो, ये 13 असल 1 8 और 1 9, 9 और 2 11, तो 11.3 ग्राम। तो क्या देखा आपने इसमें कि इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारकों का द्रव्यमान भी 11.3 है और क्रिया होने के बाद भी 11.3 ग्राम है। यानी कि ये जो अभिक्रिया दी गई थी ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। ये क्या करती है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। ठीक है, देखो अभी मैंने केवल सीधा बताया, अभी मैंने इसको संतुलित करके नहीं बताया। अगर मैं इसको संतुलित कर दूं और संतुलित करने के बाद अगर ये आंकड़े अलग अलग आ जाते हैं तो हमारा उत्तर ये रहेगा कि ये क्रिया कारक और क्रियाफल का द्रव्यमान समान नहीं है, तो ये अभिक्रिया किसका पालन नहीं करती? ये अभिक्रिया पालन नहीं करती द्रव्यमान संरक्षण के नियम का। लेकिन अभी मैंने इसको संतुलित करके नहीं लिखा है। संतुलित कैसे किया जाता है? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, या यहाँ पर और यहाँ पर क्या किया जाता है? नंबर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ऐसा संतुलन नहीं देखा है, इसलिए हमने केवल इसको सीधा देखा है एक बार। ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में कैसा लिखा हुआ मैं आपको बताता हूँ, तब यहाँ पर संतुलन होगा नहीं। आपकी बुक में ऐसा लिखा हुआ है, आपकी बुक में मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से नहीं लिखा, आपकी बुक में ऐसा लिखा है, देखिए सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ लिखा है एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड, फिर लिखा है सोडियम एसीटेट, फिर लिखा है जल और फिर लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हो सकता है कि कोई आपके साथ सीनियर बैठा हो कह रहा है कि संतुलित नहीं किया, तो देखिए आपकी बुक में ऐसा लिखा हुआ है और ये है शब्द रिएक्शन, शब्द समीकरण बोलते हैं इसको। तो शब्द समीकरण में हमें पता नहीं होता ना कितने अणु कितने परमाणु भाग लिया है, हमें तो सीधा सीधा एक डाटा दिया है कि ये इतना है, ये इतना है, इतना इतना बना है, बताओ कितना हुआ। तो हमने इसको जोड़ दिया और हमने इसको जोड़ दिया, दोनों तरफ क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। इसलिए हमने कहा कि ये अभिक्रिया जो लिखी हुई है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या करती है? पालन करती है। दूसरा जो नियम था स्थिर अनुपात का नियम, ये हम देखेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।